हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। रिप्लाई करो बेटा, क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है? भी स्टार्ट करते हैं क्लास को। नमस्ते, जय जगन्नाथ, शिवाशीष, भुवन, जय जगन्नाथ बेटा, आयुषी हेलो वेलकम बेटा, तुलसी, प्रज्ञा, सेल्फनेट। गाइस रिप्लाई कीजिए, क्या आपको ऑडियो और मेरी मीठी मीठी आवाज आ रही है? हाँ है ना, बताइए। मीठी मीठी का है कि नारायण को, है ना? ओके गाइस रिप्लाई कीजिए, तब हम कंटिन्यू करते हैं। और आज बेटा हमारे पास में, हम अपने लास्ट क्लास में अपनी कंसेप्ट टू चार्ट बुक वाले सेशन के अंदर प्रोस्पेक्टस वाला पार्ट पढ़ रहे थे। इससे पहले सारा पार्ट कवर कर चुके हैं, हमारे पास में एक चार्ट बुक बना चुके हैं उसकी। आज आगे चार्ट बुक बनाने वाले हैं। ये कहां से? अच्छा, ये तो हमें लास्ट में किसी ने पूछा था मुझसे कि क्या चल रहा है। ओके, इसको हटा देता हूं ताकि हम नेक्स्ट चालू कर सकें। ओके सर, आवाज आ रही है, ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, ऑल क्लियर सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, ऑडिबल, ठीक है सर। ओके चले भैया, आओ। तो देखो भाई लोगों, हमने लास्ट क्लास में वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस की बात कर चुके थे। आज मैं उसी तरह कंटिन्यू करने वाला हूं। और आज बेटा वो होगा टॉपिक जिसके ऊपर एग्जाम में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है। और एज यू नो गाइस, आप जानते हैं हमारे पास में हमारी कंसेप्ट टू चार्ट बुक वाली सीरीज के अंदर ये सेशन उन बच्चों के लिए है जो पेड क्लासेस वाले हैं, जिन्होंने क्लासेस ले रखे, क्लासेस पढ़ रहे हैं, या फिर जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। रिमेंबर, उनके लिए है बेसिकली, ठीक है। जीरो से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए नहीं है सेशन, पहले बोल देता हूं मैं, ठीक है। ओके, राधा वेलकम बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए गाइस, हेडिंग बनाओ और लिखते हैं हमारे पास में अपनी नया चार्ट वाला पार्ट। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। हेडिंग, चलो, टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस की कितनी टाइप होती है भाई? अब नॉर्मली तो अगर मैं बताऊं तो समझ लो ध्यान से बात को। एक होता है हमारे पास में शेल्फ प्रोस्पेक्टस, एक होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, एक होता है हमारे पास में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। हमारे सिलेबस में अभी ये दो हैं, ध्यान रखना, हमारे सिलेबस में अभी ये दो हैं। बट एक होता है बेटा आपके पास में एब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस, लिख लो ताकि तुम्हें याद भी रहे। एक होता है एब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस, और एक जिसका नाम हम बार बार सुनते हैं, दैट इज कॉल्ड डीम्ड प्रोस्पेक्टस। डीम का मीनिंग होता है जो प्रोस्पेक्टस एक्चुअली होता नहीं है, उसे मान लिया जाता है। ये हमने फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस कर लिया था इसके बारे में, रिमेंबर? हाँ जी। तो नॉर्मली हमें ये नहीं पढ़ने, ये वाला नहीं पढ़ना, हमें सेल्फ पढ़ना है, रेड हेरिंग पढ़ना है, और डीम नहीं पढ़ना। डीम का मीनिंग बीच में आ जाता है, तो इसका ओनली हमारे पास में हम पूरा पार्ट पहले डिस्कस कर चुके होते हैं, कर भी चुका हूं पहले से। चलें, आइए तो आइए हेडिंग बनाओ। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा कौन सा है हमारे चार्ट में, लिखेंगे पहले, लिखो, नोट करो। द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, आप क्लास देख चुके, आपको पूरा आइडिया मिल चुका होगा। तो आइए उसको हम कंसेप्ट चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो लिखो बेटा, शेल्फ प्रोस्पेक्टस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट से भी और वैसे भी कौन सा है बेटा? शेल्फ प्रोस्पेक्टस। इवन आज ग्रुप में भी मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, रिमेंबर? केस जो हमारा ग्रुप में क्वेश्चन डे होता है उसमें आपसे ये वाला पार्ट पूछा था मैंने आपसे, ठीक है। अब थोड़ा जानते हैं इसके बारे में और फिर इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर चार्ट बनाएंगे इसका। तो लीजिए लीजिए लीजिए, बताओ भैया, बताओ किसे कहा जाता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस? चेक करो अपने कंसेप्ट को, रिकॉल करो, किसे कहा जाता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस? डिटेल में बता चुका हूं क्लास के अंदर, अभी बस हम चार्ट बनाने वाले हैं। सुनो ध्यान से बात को। क्या एक बात बताओ, कंपनीज को, एक कोई कंपनी है लेट्स सपोज, ठीक है, उस कंपनी को है कि भैया एक साल के अंदर अंदर, इस साल के अंदर अंदर मैं 2 लाख इक्विटी शेयर इश्यू करने वाली हूं। मेरी कहानी सुनना पहले ध्यान से, कहानी सुनो ध्यान से इस टाइम पे। 2 लाख इक्विटी शेयर इश्यू करने वाली हूं, लेकिन मैं 2 लाख इक्विटी शेयर एक बार में इश्यू नहीं करूंगी, मैं हिस्सों में इश्यू करना चाहती हूं। 50,000 एक बार में, 20,000 एक बार में, 1 लाख एक बार में, बाकी बचे एक बार में। मतलब 3 से 4 बार वो इक्विटी, अपने शेयर सिक्योरिटी इशू करने वाली है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या उसे हर बार प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा? तो एज पर द जनरल प्रोविजन, हाँ भैया, जितनी बार पब्लिक को सिक्योरिटी ऑफर करते हो उतनी बार आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, एज पर द प्रोविजन, एज पर द लॉ। लेकिन अगर आपको पहले से पता है कि भैया ठीक है, एक साल में 4 बार इशू करने वाली हूं, तो एक ऐसा प्रोस्पेक्टस भी होता है जिसे इशू करने के बाद में आपको बार बार नया प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, एक से ही 4 बार के सिक्योरिटी इशू कर सकते हो। तो दैट काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस कॉल्ड एज, उसे बोलते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस। नंबर 1, ये मीनिंग का बात हुआ। फिर बात आती है हमारे पास में, दिखाऊं क्या? फिर बात आती है हमारे पास में कि मीनिंग के बाद हम बात करते हैं कि ठीक है मीनिंग तो ये हो गया। फिर बात आती है
कि सेक्शन नंबर 31 के हिसाब से कौन सी कंपनीज सेल्फ प्रोस्पेक्ट इशू कर सकती है? सिंपल सी बात, जिन्हें सेबी ने रिकॉग्नाइज किया हो और सेबी ने जिन्हें परमिट किया हो, अलाउ किया हो। अब सेबी परमिशन कैसे है? बोला सेबी प्रोवाइड करती है अपनी रेगुलेशन के बिहाफ पर, और इस केस में उन्हें वहां पर अपना प्रोस्पेक्टस पहले आरओसी आंटी के पास सबमिट करना पड़ता है। पार्ट नंबर 3, पहला पार्ट क्या था? मीनिंग। दूसरा पार्ट क्या है कि भैया शेयर प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए आपको सेबी की परमिशन चाहिए, सेबी का अप्रूवल चाहिए। नंबर 3, वो सेबी का अप्रूवल मिलने के बाद में आपको पहले उसे आरओसी आंटी के पास में भेजना पड़ता है। उसके बाद बात आई इसका मिनिमम, इसका मैक्सिमम टाइम कितना है भैया? क्वेश्चन ये आता है कि शेयर प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए आपका मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है, मतलब एक बार इशू किया हुआ प्रोस्पेक्टस कितने टाइम तक वैलिड रहेगा? आंसर है भैया 1 साल तक। अब क्वेश्चन याद रखना, 1 साल से कब से स्टार्ट होगा? ये 1 साल स्टार्ट होगा जब पहली बार आप अपना फर्स्ट प्रोस्पेक्टस इशू करते हो, उस दिन से 1 साल काउंट होता है। रिमेंबर, वेरी गुड, लाजवाब, अरे वाह बहुत बढ़िया। उसके अलावा 1 साल कब काउंट होगा? ये वाला पार्ट आता है। फिर आती है बात हमारे पास में, क्या जितनी बार आप पहली बार के बाद में प्रोस्पेक्टस इशू करते हो तो क्या उतनी बार करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा? मतलब एक बार आपने कर दिया तो अगला जब सिक्योरिटी इशू करोगे तो दोबारा लेके आना पड़ेगा? आंसर इज नो। लेकिन यहां पर एक वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। मतलब आपको बार बार सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ेगा, बट आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी जो कंपनी में चेंजेस आए वो। मतलब एग्जांपल मान लो, अगर किसी ने 1 अप्रैल को इशू किया था प्रोस्पेक्टस, ठीक है, अब मान लो मई में इशू करने वाली है, जून में इशू करने वाली है, तो उस टाइम में भाई कंपनी में चेंज तो आए होंगे ना, अप्रैल में जून चेंज आए होंगे ना, तो उस चेंज की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, और जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन देती है उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। और यही इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बेटा हमारे पास कहलाता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अभी मैं सिर्फ रीडिंग कर रहा हूं, ध्यान रखना, पढ़ा नहीं रहा हूं, क्लियरली बोल रहा हूं, मैं चार्ट बनाने वाला हूं उस पार्ट का। उसके बाद आया इस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या क्या चीजें होती हैं, क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। भैया सिंपल सी बात, कंपनी ने कोई नए चार्ज क्रिएट किए नहीं किए। चार्ज का मतलब भैया कि कंपनी ने मान लो पहले जब इशू किया था और अब जब सेकंड टाइम इशू करी सिक्योरिटी, उस दौरान में कंपनी ने अपनी किसी संपत्ति के ऊपर लोन तो नहीं ले लिया। लोन मतलब एग्जांपल के लिए कंपनी लोन लिया था और जो लोन जिन्होंने दिया था उनको बोली ओहो तुम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो, ऐसा तो नहीं कर दिया। नंबर 2, कोई फाइनेंशियल में चेंज आया तो वो तो बताना पड़ेगा, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, फर्स्ट और नए वाले के बीच में। उसके बाद इसके अलावा और कोई भी चेंजेस जो कि सेबी प्रेस्क्राइब करती है कि भैया ये आपको करना ही करना पड़ेगा। तो यहां पर ये जितनी बार भी आप प्रोस्पेक्टस इशू करोगे उतनी बार आपको इंफॉर्मेशन मेमो अटैच करना पड़ता है। दीज ऑल आर दी प्रोविजन व्हिच इज कनेक्टेड विद दिस सेल्फ प्रोस्पेक्टस, और इसी को हम चार्ट बनाने वाले हैं। चले भैया, वेरी गुड भुवन, बहुत बढ़िया सेल्फ, बहुत बड़े प्रज्ञा। आप सबको याद हो कंसेप्ट? याद है? ये कंसेप्ट हमने क्लास में डिटेल में सीखा था, प्रॉपर लिख के समझा था। अब मैं इसे चार्ट बनाने वाला हूं, ठीक है? आओ भैया, तो पहली बात तो मीनिंग पे बात करते हैं। सेल्फ प्रोस्पेक्टस किसे कहा जाता है? तो लिखो भैया, नंबर 1 चार्ट बनाते हैं। लिखना कम है चार्ट के अंदर और ऐसे वर्ड यूज करना जिससे पूरा मीनिंग क्लियर हो जाए हमारे पास में। ये हमारा पर्पस चार्ट बनाने का, ठीक है? तो पहला मीनिंग आया, किसको बोलते हैं? बोला एक प्रोस्पेक्टस, कौन सा प्रोस्पेक्टस है? विच इज इश्यूड, जिसे इश्यू किया गया, विच इज इश्यूड, जो इश्यू इसलिए किया गया, किस लिए पर्पस किया था? इश्यूड टू ऑफर सिक्योरिटीज। इसके लिए भैया पर्पस क्या है? ऑब्वियस सिक्योरिटी ऑफर करनी है। टू ऑफर सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज को इश्यू करने के लिए। कब भैया? एक से ज्यादा बार इश्यू करने के लिए, सिक्योरिटी ऑफर करने के लिए। बट क्या बोला? मोर देन, एग्जाम्पल, या इश्यूड टू ऑफर सिक्योरिटीज, आई कैन यूज द वर्ड मल्टीपल इश्यूज। कंपनी अगर मल्टीपल इश्यू करना चाहती है, मल्टीपल मतलब भैया इन शॉर्ट बार बार सिक्योरिटी इश्यू करना चाहती है 1 साल के अंदर अंदर तक, तो उस केस में क्या लिखेंगे? लिखो विदाउट इश्यूइंग न्यू प्रोस्पेक्टस। शॉर्ट में मैं वर्ड लिख रहा हूं, खाली ध्यान रखना, आप भी वर्ड ही लिखेंगे प्रॉपर वर्ड, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? विदाउट इश्यूइंग फर्दर प्रोस्पेक्टस, दोबारा से प्रोस्पेक्टस इश्यू किए बिना अगर मल्टीपल टाइम कंपनी इश्यू करना चाहती है सब्सक्रिप्शन के लिए पब्लिक को, तो ऐसे केस में जो वो अकेला एक प्रोस्पेक्टस क्या कहलाएगा? दैट इज टर्म्ड एज, उसी को बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? दैट सिंगल प्रोस्पेक्टस फॉर ऑल द मल्टीपल इश्यूज इज टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं? लिखो, दैट सिंगल प्रोस्पेक्टस विल बी टर्म्ड एज। मैंने क्लास में ऐसे नहीं लिखवाया था, डिटेल में लिखवाया था। सिंगल प्रोस्पेक्टस विल बी टर्म्ड एज, उसी को बोलते हैं बेटा शेल्फ प्रोस्पेक्टस। दैट इज कॉल्ड
शैल प्रोस्पेक्टस। तो मीनिंग हुआ भैया पब्लिक से सिक्योरिटी इशू करने के लिए आपको अगर मल्टीपल इशू करने थे कंपनी को, तो आप सिंगल प्रोस्पेक्टस इशू करके भी अपना काम चला सकते हो, दैट इज कॉल्ड शैल प्रोस्पेक्टस। क्लियर है भैया? हाँ जी। अभिषेक पीडीएफ में, पीडीएफ में है भाई अभिषेक नालायक, ये रहा पीडीएफ, देखिए तेरे सामने नालायक, ये रहा देख, ये पूरा पीडीएफ ही तो बताया तुमको मैंने, जो बुक तुम्हें मिली वो बुक ही तो है वाली पूरी बुक, ये पूरी बुक है बेटा, तुम्हारी बुक ही खोल रखी है मैंने इस टाइम साइड में, कैसी बातें करते हो? ठीक है, मैं बुक में कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, अब मैं चार्ट बनवा रहा हूं उसका, समझ में आ गया? ओके चलो चलिए आगे बढ़े। तो ये हो गया मीनिंग वाला पार्ट, क्लैरिटी मिली भैया? सिंपल सी बात, पढ़ लो दोबारा से। पब्लिक को सिक्योरिटी इशू करके सब्सक्राइब करवाने के लिए मल्टीपल टाइम अगर कंपनी इशू करना चाहती है विदाउट इशूइंग फर्दर प्रोस्पेक्टस, दोबारा इशू नहीं करना, तो उस केस में एक सिंगल प्रोस्पेक्टस जो ये सारा काम कंपनी के लिए कर देगा, दैट इज कॉल्ड, उसी को बोलते हैं मेरे भाई शैल प्रोस्पेक्टस। मीनिंग याद रहेगा? मीनिंग क्लियर है तुमको? अब आगे बढ़ू, आगे आता हूं। अब बता दीजिए इसकी लीगल रिक्वायरमेंट की, मतलब वो कौन कौन से लीगल प्रोविजंस हैं जो कनेक्टेड है इससे हमारे पास में। तो लीगल रिक्वायरमेंट, यू कैन मेक ए हेडिंग कि वो कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट्स है जो आपको चाहिए, वो कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट है जो आपको चाहिए। एक सेकंड थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं ताकि यहीं पे लिख दूं इसको मैं। तो पॉइंट आया, लीगल रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है, तो हेडिंग बनाओ। पहली रिक्वायरमेंट क्या है, क्या सेबी का अप्रूवल मैंडेटरी है? आंसर इज यस भैया, सेबी के बिना तो काम बनेगा ही नहीं। तो पॉइंट लिखो नंबर वन इज अप्रूवल ऑफ सेबी इज रिक्वायर्ड। नंबर वन इज, कौन सी कंपनीज की बात कर रहा हूं? ओनली दोज कंपनीज, नोट करो, ओनली दोज कंपनीज कैन इश्यू, दोज कंपनीज कैन इश्यू, सिर्फ वही कंपनी इश्यू कर पाएंगी, कंपनीज कैन इश्यू, क्या हो रहा है भैया, कैन इश्यू शैल प्रोस्पेक्टस। अब ये एग्जामिनर ने अगर सोचा, ये सोच चुका एग्जामिनर, ध्यान रखना ये पहले हो चुका है कि इस पर्टिकुलर पार्ट को उठा के क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सी, अगर कंपनीज को शैल प्रोस्पेक्टस इश्यू करना है तो उस केस में कैसे करना पड़ेगा, किसका अप्रूवल चाहिए। तो बताओ क्या था, लिखो विच इज रिकॉग्नाइज बाय, तो सिर्फ वही कंपनी कर सकती है, कौन सी वाली, कैन इश्यू, तो लिखो ओनली दोज कंपनीज अलाउड, ओनली दोज कंपनीज अलाउड है, कौन सी भैया, वही कंपनी अलाउड है जिन्हें सेबी ने रिकॉग्नाइज किया, जिन्हें सेबी ने रिकॉग्नाइज किया, अलाउड। देखो कौन सी वाली बेटा, रिकॉग्नाइज बाय सेबी, जिन्हें सेबी ने खुद बोला हाँ ठीक है भैया करने दो इनको, रिकॉग्नाइज्ड बाय सेबी। तो कैन यू प्लीज टेल मी गाइस, अगर सेबी ने किन्हीं कंपनीज को अलाउ नहीं किया, ग्रुप ऑफ कैटेगरीज को अलाउ नहीं किया, तो क्या बाकी नहीं कर सकती क्या? ऑब्वियस नो। बताओ ना, अगर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ही मना कर दे कि नहीं करने देंगे, देन अलाउड है क्या? सोचो। वेरी गुड, बिजनेस क्लियर। कालीचरण आ गया भैया, लर्न बिजनेस का नाम हमने क्लास में निकाला था कालीचरण। कालीचरण कैसे हो बेटा? इसने कहा था मैं नाम नहीं बताऊंगा, लो हमने नाम निकाल दिया इसका। टेल मी गाइस, द फर्स्ट वन इज, कौन सी कंपनीज शैल प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती हैं जिन्हें सेबी ने रिकॉग्नाइज किया। तो क्वेश्चन ही आया, अगर सेबी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, सेबी ने अलाउ नहीं किया, तो उस केस में क्या बाकी कंपनी कर पाएंगे? आंसर इज नो, आंसर इज नो। तो यू कैन ऑल्सो राइट इन दिस, लिख सकते हो इसके अंदर, इफ नॉट रिकॉग्नाइज बाय सेबी। तो व्हाट इफ सेबी इज नॉट रिकॉग्नाइज एनी कंपनी, ए ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो लिखो इफ सेबी नॉट रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज हेयर सिंपली मीन्स कि कभी सेबी ने आपको अप्रूवल नहीं दिया। तो बताओ ना भैया, अगर सेबी ने आपको अप्रूवल नहीं दिया तो क्या ऐसे केस में वो कंपनी इशू कर पाएंगी प्रोस्पेक्टस? आंसर इज नो। देखो, नॉट अलाउड टू इशू शैल प्रोस्पेक्टस टू दोज कंपनीज, नॉट अलाउड टू इशू शैल प्रोस्पेक्टस। तो ऐसे केस में वो इशू नहीं कर पाएंगी। ये थी पहली बात। बताओ क्या फर्स्ट प्रोविजन तुम्हें याद रहेगा? याद तो हमें पहले से था, हम तो चार्ट बना रहे हैं। वेरी गुड, ओके चले। हाँ बता देगी वो कह रहा बता रहे, आज भी नहीं बेटा नलायक, वो नहीं बताएगा, कालीचरण नहीं बताएगा, उसने सोचा मैं नहीं बताऊंगा। हाँ चले भैया, डन नंबर वन। तो मीनिंग क्लियर, द मीनिंग पार्ट हमने चार्ट में मेंशन कर लिया ऐसे।
लीगल रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमने लिख ली, अब आता हूं सेकंड रिक्वायरमेंट के ऊपर। जब मैं पूछता हूं तो अपने मन से क्वेश्चन पूछा करो, अच्छा इसका आंसर क्या बनना चाहिए, तभी तुम्हें क्लैरिटी अच्छे से मिलेगी, ठीक है? ओके, आओ अगला पार्ट है हमारे पास में, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 2। नंबर 2, मैं एक पार्ट को डिवाइड कर रहा हूं ताकि तुम्हें क्लैरिटी रहे, याद रहे हमेशा, ठीक है? अब बताओ यारो, दूसरा प्रोविजन मैं पूछता हूं कि अगर सेबी ने किसी कंपनी को रिकॉग्नाइज कर दिया, सेबी ने किसी कंपनी को अलाउ कर दिया दैट यू कैन इश्यू सेल्फ प्रोस्पेक्टस, तो पहली बार वो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी सेल्फ वाला, तो क्या उसे वो डायरेक्टली कर देगी मार्केट में, या उसे पहले आरओसी आंटी को बताना पड़ेगा? आरओसी आंटी भैया खून पी जाएगी तुम्हारा, ध्यान रखना। कंपनी के अंदर कंपनीज की हर एक बात की इंफॉर्मेशन आंटी को चाहिए, बताओ मुझे, इसलिए इसको आंटी बोलता हूं, हमेशा नाम निकाला था सामने। तो बताओ, टेल मी गाइस, क्वेश्चन आया मेरे पास में, इफ एनी कंपनी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेबी, इफ एनी कंपनी, लिखो, इज रिकॉग्नाइज, अगर किसी कंपनी को रिकॉग्नाइज किया है, रिकॉग्नाइज, या आई कैन यूज द वर्ड अप्रूव्ड बाय सेबी, अगर सेबी ने किसी कंपनी को अलाउ किया है, किसी कंपनी को अप्रूव किया है, तो उस केस में उसका अगला स्टेप क्या होगा? वेरी गुड, आरओसी को बताएंगे, आरओसी को बताना पड़ेगा। अंजलि भी कह, सौमित्रा, प्रज्ञा, सेल्फनेट, देवरत, भुवन, बहुत अच्छे बेटा, आयुषी बहुत बढ़िया। तो क्या आएगा? अगर रिकॉग्नाइज किया है तो लिखो, देन कंपनी को करना पड़ेगा, लिखो, देन कंपनी शैल सबमिट द प्रोस्पेक्टस टू, कंपनी शैल सबमिट, तो लिखो द सेम, द सेल्फ प्रोस्पेक्टस, द सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होगा भैया? शैल बी फाइल्ड, और फाइल मतलब सबमिट को बोलते हैं, शैल बी फाइल्ड और सबमिट, किसको सबमिट करना पड़ेगा? टू आरओसी आंटी, किसको भैया? टू आरओसी आंटी, हमारी प्यारी आंटी जो बजाती हर दिन घंटी, टू आरओसी, टू आरओसी। एक बेसिक क्वेश्चन पूछूं, मन में आया मेरे, पूछ लेता हूं ताकि तुम्हें चेक करो तुम क्या पढ़ रहे हो। गाइस, ये आरओसी आरओसी लिखते हैं, आरओसी आरओसी आरओसी, ये कौन सी स्टेट का आरओसी होगा? कौन सी स्टेट का आरओसी होगा? दिस आरओसी बिलोंग्स टू विच स्टेट? कैन यू प्लीज टेल मी? व्हेनेवर यू राइटिंग दी वर्ड आरओसी को बताओ, आरओसी को फाइल करो, आरओसी को सबमिट करो, तो द टर्म इज आरओसी को इन्फॉर्म करो, मतलब ये आरओसी कौन से स्टेट का होगा? टेल मी गाइस, प्लीज बताना मुझे। अंजलि, सौमित्रा, प्रज्ञा, सेल्फनेट, देबा, भुवन, लर्न बिजनेस, कालीचरण नायक, हाँ बताओ, टेल मी, बाकी जो मुझे नाम दिख रहे हैं उनका नाम नहीं बोल पा रहा हूं भैया, जो दिख रहे हो बोल रहा हूं। बलवंत, हाँ जी, टेल मी गाइस बेटा, बोलो बोलो, जो चैट में नाम दिखते हैं सामने उनको बोल देता हूं, ऊपर निकल गए। हाँ, रेवा कह रहा है जहां पर कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस है, लर्न बिजनेस कह रहा है रेस्पेक्टिव स्टेट वाला, अच्छा, लर्न बिजनेस डू नॉट यूज द वर्ड रेस्पेक्टिव में डिफाइन करेगा कौन स्टेट है? हाँ, सेल्फनेट, यस, तुलसी, जिस स्टेट में कंपनी है रजिस्टर्ड है, यस, स्टेट का बिजनेस, बलवंत, अंजलि, हाँ, जहां पे एस्टेब्लिश हो आप, हाँ जी, प्रेसिडेंट, हाय सर, हेलो बेटा, हेलो, ओके, बाकी बताओ जिस स्टेट में एग्जैक्टली। Whenever you are using the word ROC, 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 ROC simply means that इस कंपनी में आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहां पर उस स्टेट की बात कर रहे होते हो। तो ऑब्वियस अगर एक बात नहीं भी लिखी है तो भी इट इज अंडरस्टूड दैट यू कैन राइट इन योर आंसर शीट, अपने एग्जाम में आंसर में लिख सकते हो आप इस बात को, कोई नई बात नहीं है ये कि टू दी आरओसी, कौन सी भैया? टू आरओसी ऑफ द स्टेट, ऑफ द स्टेट। ये लाइन बढ़ाने के तरीके लोगों के अंदर, स्टेट के आरओसी के पास में कौन सा स्टेट बेटा? इन विच कंपनी रजिस्टर्ड, इन विच कंपनी इज रजिस्टर्ड, इन विच कंपनी इज रजिस्टर्ड, जिस स्टेट में कंपनी रजिस्टर्ड हुई है उस स्टेट के आरओसी के पास, चाहे वो मुंबई का हो, दिल्ली का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, कहीं का भी हो भैया। दैट इज अ कॉमन लाइन दैट यू कैन यूज व्हाइल राइटिंग योर आंसर गाइस, ओके, ठीक है। आगे बैठे, शिवाजी इज वेरी गुड बेटा, आगे वेलकम, हाँ जी, पहले आ गया था, मैं तो चुप था, ओके डन, दो ठीक है। अब बताओ तीसरे पार्ट के ऊपर, अब यह आया कि आरओसी को बता दो। एक क्वेश्चन और आता मेरा कि जो तुम आरओसी को ये सबमिट कर रहे हो कि हाँ बताएंगे तेरे को, तुझे मोहल्ले की सारी खबरें देंगे तेरे को, ये खबरें कब देनी पड़ रही है तुमको? क्या पहली बार जब इशू करो तभी देनी पड़ती है ना? बताइए बताइए बताइए। प्रेजेंट करे ये यूट्यूब पे रहेगा, इट डिपेंड्स बेटा, इट डिपेंड्स, हाँ जी। जिस दिन हमारे पेट बच्चों ने बोला सर हटाओ ये सारे बच्चे, हमें जूम पे ले आओ, वो जूम पे चले जाएंगे, बट हाँ भी रहेगा, डोंट वरी, ठीक है, ओके, हाँ मजाक की बात, अपार्ट फ्रॉम जोक्स। टेल मी गाइस, मैं कह रहा हूँ लिटरली भैया, लाइव में तुम कितने ही बैठो मुझे को फर्क नहीं पड़ता, सीरियसली बता रहा हूँ मैं बहुत बोल चुका, मैं नहीं बोलने वाला,
लाइव का बेनिफिट लाइव में तुम्हें दिख रहा है चार्ट बनाने के टाइम पे, क्योंकि सेम टाइम पे तुम्हारा फिक्स टाइम बन चुका है। डू यू नो दिस? कंफर्ट जोन खत्म करने का समय आ चुका है मेरे भाई। लाइव का सबसे बड़ा बेनिफिट जो पर्सनली मुझे लगता है वो ये लगता है कि कुछ चीजें जहां पर आपका एक डिसिप्लिन एक रूटीन नहीं बन पा रहा होता है बिकॉज ऑफ लाइव। मैं एग्जांपल ऑफिस से आया, ठीक है, थका हुआ हूं, बैठा था, ठीक है, जनरली लेट पहुंचा घर पे, बट मेरा माइंड में टारगेट था ना कि सेशन एट 9:30, रिमेंबर कि रात में एक सेशन है तो लेना पड़ेगा भैया, सिंपल सी बात है, बच्चे बैठे हैं हमारे इस टाइम पे। तो दैट इज अ बर्डन, एक प्रेशर बिल्टअप होता है माइंड के ऊपर, और ये प्रेशर तुम पर भी बिल्टअप होता है अगर तुम लाइव में बैठना स्टार्ट करते हो तो लाइव का बेनिफिट तुम्हें ये मिलता है बेटा। हाँ, पर मैं अकेले लाइव लेने के तैयार हूं। एग्जैक्टली, देखा कितने अच्छे बच्चे, बलवंत देख, तुम समझ रहे हो? हाँ, आओ। तो फाइल सबमिट क्या करना पड़ता है? अब मुझे क्वेश्चन है कब से करना पड़ता है, तो एक वर्ड दिखाता हूं तुमको, ध्यान से वर्ड दिखाता हूं, ये पढ़ना वर्ड ध्यान से। आरओसी को करना पड़ता है कब? लिखो, एट द स्टेज ऑफ फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटी। जब कंपनी पहली बार सिक्योरिटी ऑफर करी तब उस टाइम पर ही करना पड़ता है। हाँ सर, आज मैं हूं, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू स्टडी राइट नाउ प्रेसिडेंट। कोई बात नहीं, क्या टेंशन ले रहा है, पढ़ लिया, एडिट भी कर दे कमेंट लायक में। हाँ, सेल्फ नेट, एग्जैक्ट गाइस, तुम्हारा रूटीन बनना बहुत जरूरी है। इस रूटीन के चक्कर में लाइव चल रहा है, समझो ध्यान से बात को। और अब भी नहीं बनाओगे ना भाई, फिर लास्ट में दिन गिनते रहना। अभी ना मैं एक बच्चे को देख रहा था, पता, तुम भी उनमें से शायद हो सकते हो, एक ध्यान रखना कि अरे सर इनफ टाइम पीरियड है, 3 महीने हैं, तैयारी कर लेंगे। भाई तुम 3 महीने काउंट कर रहे हो, 3 महीने में डेज कितने हैं? यू आर हैविंग ऑलमोस्ट 90+ डेज, 95-96 डेज तुम्हारे बनते तुम्हारे पास में, एंड यू आर हैविंग 4 चैप्टर इफ यू आर गोइंग फॉर ग्रुप 1। समझ रहे हो? 4 सब्जेक्ट तुम्हारे पास में, हर सब्जेक्ट की एक पूरी लेंथ है। अब तुम उसका सिलेबस कवर करोगे, उसका रिवीजन कब करोगे, उसके पेपर कब दोगे? तो अगर तुमने अभी से डेज और घंटे काउंट करना चालू नहीं किया ना, अभी तुम मंथ काउंट करने बैठ गए हो, तो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक फ्रॉम योर साइड, एंड नोबडी इज गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन बिहाफ ऑफ यू। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लेने वाला नहीं है। लास्ट में सिर्फ लोग बोलने आ जाएंगे तुम्हें, ओ बेटा पढ़ लेता तो अच्छा होता, ज्ञान देने सब आ जाएंगे। भाई पहले बता रहा हूं तुमको आज मैं, अगर तुम्हें रियलाइज नहीं है, उन बच्चों से पूछो जिनका एग्जाम किसी वजह से रह गया लास्ट टाइम पर, दे विल टेल यू कि क्या होता उस टाइम पर। समझ रहे हो? तो उस गिल्ट से बचना है, सेल्फ गिल्ट से। दैट बेस्ट पार्ट इज लाइव को ज्वाइन किया करो, बेस्ट पार्ट होता है ना? कोई बात नहीं प्रेसिडेंट, नो इशू, डोंट वरी, रहेगा ये, ओके। हाँ हाँ, ठंडा गाड़ेंगे भवन। हाँ, तो बताओ भैया कब करना पड़ता है? लिखो, ये जो आरओसी को सबमिट कर रहे हो, लिखो एट दी फर्स्ट स्टेज ऑफ फर्स्ट ऑफर, एट दी स्टेज ऑफ फर्स्ट इशू। जब कंपनी अपना पहला इशू करना चाहती है, पहली बार मोहब्बत की है ना, जब पहली बार मार्केट में उतर रही है कि ओहो मैं तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस इश्यू करके लौटूंगी, तो क्वेश्चन ये है, उसी दिन उसी समय पर उसे आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। इश्यू बाद में करना, पहले आरओसी आंटी को सबमिट कर तेरा प्रोस्पेक्टस। दिस इज द रिक्वायरमेंट गाइस। क्लैरिटी मिली? आगे बढ़ू, अगले आता हूं। अब आया मेरा तीसरा प्रश्न लीगल रिक्वायरमेंट में, थर्ड लीगल रिक्वायरमेंट। अब देखो तुम एक चीज देखो, तुम साथ साथ लिख रहे हो ना, तुम्हें लग रहा है अरे एक लाइन लिखी, बट तुम अगर इसे कलेक्टिव फॉर्म में देखोगे ना कैसा लग रहा है। देखो, द कलेक्टिव फॉर्म ऑफ योर चार्ट बुक इज लाइक दिस, ऐसे तुम्हें दिख रही है। देखो ध्यान से दिखाता हूं, इट विल बी लाइक शोज एज दिस। पूरा तुम में मजा आएगा भाई, समझो ध्यान से। ओके, आओ, चलो। तो बात आई कि भैया सेकंड में आपके पास में रिकॉग्नाइज बाय सेबी, ओके ठीक है। अब आया बात, रिकॉग्नाइज हो गया, बात समझ में आ गई। अब मेरे बताओ कितने समय के लिए एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस वैलिड रहता है? और ये क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू पार्ट में आया था, 2 नंबर के अंदर पूछा था। बेसिकली एक प्रोस्पेक्टस कितने समय के लिए वैलिड रहेगा, मतलब एक बार इश्यू करके आप कितने समय तक निश्चिंत हो? टेल मी, क्या टाइम पीरियड रहेगा? अंजलि एग्जैक्टली, डर है तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है बेटा। इफ यू आर फीलिंग लाइक दिस ना कि हाँ डेज कम बचे हैं, तो मजा आएगा लिटरली। ओके, हाँ जी, हर एक दिन को मेजरमेंट किया करो। अरे अच्छा आज एक दिन निकल गया मेरा, तो एक डे कम हो गया मेरे पास में, ठीक है। एंड द बेस्ट हैबिट बताऊं तुमको, अगर नहीं कर रहे तुम लोग, एक पेपर पे ना ऐसे लिखो 1 2 3 4 5 डे लिख लिए, और हर दिन ना जब डे निकलता है तो काटा मार दिया करो, एक दिन खत्म हो गया, ये दिन खत्म हो गया, तो यू विल गेट ए प्रेशर टू स्टडी गाइस। समझ में आया? ओके, आओ।
तो बताओ कितना, वेरी गुड, 1 साल की बात है भैया। तो लिखो, नेक्स्ट लिखो, थर्ड में लिखो, शैल प्रोस्पेक्टस क्या हो, इट विल बी वैलिड, शैल प्रोस्पेक्टस कितना है, वैलिडिटी कितनी है इसकी, शाम तक चलेगा नहीं, कब तक चलेगा, लिखो वैलिड फॉर 1 ईयर, वैलिड फॉर 1 ईयर। किस दिन से भाई, ये 1 ईयर काउंट कब करोगे, ये 1 ईयर कब तक काउंट करोगे, कब से काउंट करोगे, जब मन करे तब से, या जब पहली बार इशू किया तब से, टेल मी। 1 साल, वेरी गुड, 1 साल कब तक काउंट होगा, लेट मी शो यू द कंसेप्ट। कह रहा है नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, नीचे लिखा हुआ है द पीरियड ऑफ 1 शेल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफर। जब पहली बार ऑफर करते हो उस दिन से काउंट होगा, याद रहेगा। तो लिखो फॉर फर्स्ट ऑफर फॉर 1 ईयर, लिखो फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट ऑफर, फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट ऑफर, जब पहली बार ऑफर करते हो उस दिन से ये काउंट होगा, होगा ही होगा। तो डेट कौन सी है, पहली बार जब इशू किया उस दिन से तुम्हारा 1 साल काउंट कर लो, उस तक वैलिड रहेगा, जाने गई है। वेरी गुड, बलवंत हिंदी लिख रहा है, जिस दिन से इश्यू हुआ उस दिन से होगा। वेरी गुड कालीचरण, लर्न बिजनेस, हाँ यस, ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफ, लर्न एग्जैक्टली बेटा। चले आगे बढ़े, डन 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 डन, ओके, ये क्लियर है। अब देखो ये बात सेम में लिख दी हमने, ये 2 प्रोविजन लिखे थे हमने क्लास के अंदर कि कितना समय होता है, फिर लिखा था कब से कब तक चलेगा, 2 बातें लिखनी। तो यू कैन राइट इनटू 2 पार्ट्स गाइस। इफ यू वांट टू राइट इन एग्जामिनेशन तो फर्स्ट आंसर बन गया ये वाला, टाइम पीरियड कब तक रहने वाला है, फिर हो गया लाइन नंबर 2 कि ये 1 साल कब से काउंट होगा, दैट इज लाइन गाइस, ठीक है। अच्छा हूं गौतम बेटा, गौतम हेलो हेलो है, कैसे हैं आप, मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं, हाँ जी। आगे आते हैं, अगला बताओ। अब बताओ यारो, ये तो कहानी हो गई कि तुमने पहली बार इशू किया, कहानी बन गई, कहानी चल गई। अब बताओ पहली बार जब इशू कर दिया, लेकिन कंपनी जब सिक्योरिटी को सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम इशू करने वाली है, लेट मी टेल यू गाइस, एक क्वेश्चन समझना मेरी बात से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो मेरी कहानी का क्वेश्चन है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर मुझे काम एक चेक करता हूं, मैं गूगल खोल के देखता हूं कि क्या किसी कंपनी का मुझे शेल प्रोस्पेक्टस मिल जाए तो बेस्ट है, तो मैं दिखाई दूंगा प्रॉपरली, SHELF, सेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो बात कर लेते हैं सीधी, लो भैया इमेज खोल के देखते हैं, मैं गूगल खोल रहा हूं तो मैं दिखने लगा, गूगल में खोल रखा मैंने, ठीक है। शेल प्रोस्पेक्टस नहीं है भैया किसी कंपनी के, मिल गया, कुछ तो मिला मुझे, कुछ तो मिला है, हाँ कुछ मिला है, क्या मिला है, थोड़ा जूम करके दिखाऊं, हालांकि ब्लर हो जाएगा, दिखेगा नहीं, मैं देखना। तुम देख पा रहे हो इस कंपनी ने, ये कोई SREI करके कंपनी है, ठीक है, रैंडम कोई कंपनी मुझे दिखी इस टाइम पर। तो ये एक शेल प्रोस्पेक्टस है भैया, पार्ट्स में ये कंपनी अपनी सिक्योरिटी इशू कर रही है, हिस्सों में इशू कर रही है, रिमेंबर। तो कहने का पर्पस क्या है भैया, अभी विजिबल नहीं हो रहा प्रॉपर तुम्हें, तो पहले पर्पस क्या है कि कंपनी का प्रोस्पेक्टस तो है, कंपनी कह रही है भैया कि मैं सिक्योरिटी इशू कर रही हूं, बट एक बार नहीं कर रही हूं, मैं तो हिस्सों में कर रही हूं, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार। तो कंपनी मल्टीपल टाइम में अपने इकट्ठे शेयर इशू कर रही है कि लेट्स सपोज 1 लाख टोटल शेयर इशू करने थे, 1 लाख टोटल इक्विटी करने थे, तो 1 लाख को 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया या 8 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो अलग अलग पार्ट इशू करेगी। तो पहली बार का मतलब क्या है, ये पहली बार के टाइम की प्रोविजन तो ये रहे तुम्हारे, ये फर्स्ट टाइम की प्रोविजन है, बट फर्स्ट टाइम के बाद जितनी बार भी कंपनी इशू करेगी, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, 5 टाइम, जितनी बार भी करेगी, उसके लिए क्या प्रोविजन है, क्योंकि बताना मुझे, फर्स्ट टाइम के बाद में जब इशू किया जाता है उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइम के बाद में जो वर्ड यूज होता है सेकंड और थर्ड टाइम के, उसे क्या बोलते हैं, व्हाट इज द राइट वर्ड फॉर दैट, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द राइट वर्ड फॉर दैट, कि पहली बार जब आपने इशू किया, इफ यू वांट टू राइट एन एग्जांपल हियर यू कैन आल्सो राइट बेटा, वो लिखवाता हूं। अब लेट्स सपोज एक कंपनी है, लिखो श्री फाइनेंस, सुनना ध्यान से बात को, आई एम टेकिंग एग्जांपल सो यू कैन गेट एन आइडिया इन योर चार्ट बुक आल्सो। एग्जांपल लिख रहा हूं श्री फाइनेंस, कंपनी नेम श्री फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है, श्री फाइनेंस लिमिटेड। अब मैं कह रहा हूं इस कंपनी के पास ना टारगेट था कि कंपनी टोटल इक्विटी करना चाहती है, टोटल जो शेयर करना चाहती है, लिखो टोटल इश्यू
करना चाहती है कितना, अराउंड एग्जाम्पल 50,000 शेयर, इक्विटी शेयर, ठीक है। अब बोली एक बार में नहीं करूंगी, सुनना कान ध्यान से, बोली एक बार में नहीं करूंगी, मेरे को तो भैया अलग डेट पे करना चाहती हूं। प्लीज मेरे साथ में एक बार ये एग्जांपल भी फ्रेम करते रहो बेटा ध्यान से, ताकि तुम्हें प्रॉपर आइडिया मिलता रहे। कंपनी बोली पहली बार मैं करूंगी, एग्जांपल लेट मी टेल यू डेट, बोली पहली बार मैं कर रही हूं लेट सपोज 7th of जुलाई को, ठीक है। फिर बोली मैं करूंगी 5th of अगस्त को, फिर बोली मैं करूंगी 14th नवंबर को, फिर बोली मैं एग्जांपल करूंगी 15th of दिसंबर को, लेट्स सपोज इतना लेता हूं मैं, ठीक है। और फिर बोल रही है 26th of दिसंबर को। अब बोली कंपनी कह रही है भैया 6 बार में मैं इशू कर रही हूं, 5 बार इशू कर रही हूं, 5 हमने 5 ही लिखा, तो बोली 5 बार में इशू करेगी, टोटल कितना करेगी, 50,000 करेगी, ठीक है। टोटल कितना करेगी, लेट मी शो, तो जूम करता हूं उसको, टोटल कितना करिए 50,000। तो कंपनी एग्जांपल बोल रही है भैया कि काम करूंगी, पहली बार में 10,000 शेयर इशू करूंगी, इक्विटी इशू करूंगी 7 जुलाई को, फिर बचे हुए 5 जो 5,000 है वो मैं करूंगी 5 अगस्त को। तो ये किसी कंपनी की चॉइस है भैया, वो कितने हिस्सों में करना चाहती है। हाँ जी सर, इन सबकी एप्लीकेशन, हाँ तुलसी एग्जैक्टली बेटा, सारा इश्यू अलग तो इनका सेटअप भी अलग होगा ना बेटा, समझ रही क्या बोल रहा हूं। हाँ अब यहां बोली 15 हो गए, बोली यहां पर करूंगी मैं 25,000 इक्विटी शेयर इशू, डिपेंड ऑन द कंपनी। कॉमन सेंस है ना यार, किसी कंपनी को एक बार पैसा नहीं चाहिए, कंपनी कहती है मेरा काम चल रहा है और काम के दौरान मुझे मल्टीपल टाइम पैसा मिलता रहे, तो ऐसे इशू करेगी वो। बोली 25 कितना हो गया, 15 40 हो गया, बोली 7,000 करूंगी यहां पर और बचे हुए 3,000 करूंगी यहां पर। तो गाइस क्वेश्चन ही आया कि जो ये हमने कंपनी की रिक्वायरमेंट लिखी है कि ऐसे ऐसे इशू करना चाहती है, सोच के देखो इसके लिए कंपनी क्या इशू कर रही है। आप क्या रिकमेंड करोगे कि तुम्हारा अगर प्लान ऐसा है तो विच काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस यू शुड इशू। इफ somebody is asking you if there is any client in future जो तुमसे पूछे बता भैया मल्टीपल टाइम इशू करना है, which prospectus you are suggesting us, tell me guys। हाँ आयुषी कह रही सर मेरा भी एग्जैक्टली आयुषी ऑल दीज आर, ये सारे के सारे इशू अलग अलग है ना बेटा। इसको क्या बोलोगे, इट विल बी टर्म्ड एज, देखो लिसन टू मी, लिख लो इस बात को, चार्ट में भी लिख लो, दिस इज टर्म्ड एज, इसको बोलते हैं फर्स्ट इशू, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट इशू, इसको बोलते हैं पहली बार इशू किया उसके लिए। तो इसका एप्लीकेशन, इसका अलॉटमेंट, इसका फर्स्ट कॉल, इसका पोल, ये सब अलग अलग होगा, कॉमन सी बात है। सेम सेकंड बार को क्या बोलोगे, द सेकंड इज कॉल्ड सेकंड इशू, और सेकंड के बाद जितनी बार भी होगा उसे क्या बोलोगे, इन्हें क्या बोलोगे, इन्हें नाम दिया जाएगा, कॉमन नाम क्या है, सब्सिक्वेंट इशू, दिस इज कॉल्ड एज सब्सिक्वेंट इशू। पहली बार के बाद दूसरी बार और उसके बाद जितनी बार भी कर रहे हो दैट इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट इशू गाइस। एग्जैक्टली अंजलि, हाँ प्रोजेक्ट अलग तो पैसा भी अलग, एग्जैक्टली बलवंत, यस बेटा। तो क्वेश्चन ही आया कि यहां पर कौन सा अज्यूम करोगे, आप बोलोगे भैया जब आपको ऐसे ही करना है तो विल रिकमेंड यू टू यूज शेल्फ प्रोस्पेक्टस। एक बार इशू करो और भैया मल्टीपल इशू के लिए आपको अलग अलग प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बोलो क्या इस एग्जांपल से क्लैरिटी मिली तुमको अच्छे से। ये एग्जांपल अपने चार्ट बुक में रखो, तुम्हें याद रहेगा आगे तक, डन है गाइस। ओके चलो आगे बढ़ू, ओके आगे आता हूं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि टेल मी, अब पहली बार जब इशू करेगी, सुनना, फर्स्ट जब इशू किया तो फर्स्ट के लिए तुमने रिक्वायरमेंट लिखी ये वाली, ये ऑल दिस रिक्वायरमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट इशू, ये फर्स्ट की रिक्वायरमेंट है। अब मुझे बताओ सेकंड या थर्ड टाइम में, फोर्थ टाइम या 5 टाइम पे जब कंपनी सिक्योरिटी इशू करेगी तो क्या वो बार बार नया प्रोस्पेक्टस इशू करेगी? आंसर इज नो, तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसकी। तो अंडर द सेल्फ प्रोस्पेक्टस what should be submitted before second, third और subsequent issue? क्या सबमिट होगा सर? होगा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो लिखो फोर्थ इज द फोर्थ लीगल रिक्वायरमेंट, लिखो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम नाम से क्लियर है। ऐसा मेमोरेंडम बोलते हैं डॉक्यूमेंट को, ऐसा डॉक्यूमेंट जो सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है। मतलब व्हाई यूजिंग द वर्ड मेमोरेंडम, इट सिंपली मीन्स द चार्टर डॉक्यूमेंट, मीनिंग या आई कैन यूज द वर्ड द मेन डॉक्यूमेंट
द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, इसका वर्ड का मतलब ही है ना भाई, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो क्या करेगा, जो करेगा सिर्फ इंफॉर्मेशन पास करेगा। रिमेंबर, तो इंफॉर्मेशन कौन सी दोगे? अब इंफॉर्मेशन कौन सी दोगे? एग्जांपल मुझे बताओ, 7 जुलाई को पहली बार इशू किया, पूरा फोकस सामने गाइस, 7 जुलाई को पहली बार तुमने इशू किया था, अगला 5 अगस्त को कर रहे हो, तो 7 जुलाई से लेके 5 अगस्त के बीच में जो भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुई, कंपनी ने कोई लोन लिया सिक्योर्ड वाला, तो वो सब कुछ, ये कंपनी की फाइनेंशियल टर्म्स में कोई भी चेंजमेंट आया, टेल मी गाइस, तो क्या उस बात की इंफॉर्मेशन उन लोगों को मिलेगी? प्लीज सुनना ध्यान से बात को, क्वेश्चन सुनता मेरा, क्या उस बात की इंफॉर्मेशन जो चेंजमेंट आए, जो चेंज आए, उसकी इंफॉर्मेशन क्या जो लोग 5 अगस्त वाले सिक्योरिटी खरीदेंगे उन्हें नहीं दोगे क्या? सेम ऐसे ही जो लोग 14 नवंबर को परचेज करेंगे उन्हें नहीं दोगे चेंज की? तो चेंज की इंफॉर्मेशन दोगे नहीं दोगे? टेल मी गाइस, देंगे सर, देंगे। तो मतलब आपका सेम प्रोस्पेक्टस चलेगा, लास्ट तक चलेगा, बट साथ में क्या जुड़ जाएगा? साथ में जुड़ जाएगा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इसलिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन जितने भी इश्यूज होते हैं बाद में, सेकंड से लेके उन सबके साथ में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को अटैच करना मैंडेटरी है एज पर द प्रोविजन। ये इसलिए तुम पढ़ते हो, क्लियर है? तो क्या लिखते हैं, आओ लिखते हैं चार्ट के अंदर। तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम शॉर्ट में लिखो क्योंकि चार्ट बुक बन रही है, तो लिखो ए डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट है? डॉक्यूमेंट कैसा वाला डॉक्यूमेंट सर जी? ये डॉक्यूमेंट है बेटा जो विच प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन देगा किस बात की? चेंजेस की। डॉक्यूमेंट कौन सा है भैया? लिखो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन किस बात की? लिखो ड्यूरिंग दी फर्स्ट इश्यू, जब कंपनी ने पहली बार इश्यू किया उससे लेके फर्स्ट इश्यू एंड सब्सिक्वेंट इश्यू, इवन यू कैन कॉल, पहली बार के बाद में ही जितने बार होते हैं उसको सब्सिक्वेंट बोल सकते हो आप डायरेक्ट। पहले बार से लेके जितनी बार भी इश्यू किया उसके गैप में, उनके डिफरेंस के अंदर जो फर्स्ट, जो आप ड्यूरिंग मतलब बिटवीन, यू कैन यूज द वर्ड ड्यूरिंग, यू कैन यूज द वर्ड बिटवीन। तो ये नहीं कि सर आपने ना किताब हमारी क्लास में बिटवीन लिखवाया था, यहां पे ड्यूरिंग लिख दिया, क्या हो गया भाई? ड्यूरिंग सिंपली मींस बिटवीन, इसके दौरान जो भी चेंजमेंट आ रहे हैं दैट इज टर्म्ड एज, इसके अंदर काउंट हो रहे हैं। तो फर्स्ट इश्यू से लेके सब्सिक्वेंट इश्यू के बीच में जो भी चेंजेस आएंगे उसकी इंफॉर्मेशन देगा। तो इंफॉर्मेशन किसके बारे में? ये भी लिख लो, नोट हो गया? अब इसी को हाईलाइट कर लो, ये इंफॉर्मेशन क्या है? ये इंफॉर्मेशन, तो लिखो इंफॉर्मेशन कौन सी है भाई? लिखो इंफॉर्मेशन है सर, ये है आंटी अंकल की इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं, लिखो कौन सी है? बोला एनी चार्ज क्रिएटेड, कंपनी ने कोई चार्ज तो क्रिएट नहीं किया, और चार्ज का मीनिंग तुम जानते हो क्या होता है? बता चुका हूं पहले भी। चार्ज सिंपली मींस बेटा कंपनी ने कोई ड्यूरिंग दैट पीरियड लोन तो नहीं ले लिया, वो भी सिक्योर्ड लोन तो नहीं ले लिया। सिक्योर्ड लोन का मतलब ये हुआ, हाँ बेटा लर्न में एग्जैक्टली अभी बताऊंगा इसका मीनिंग, लर्न, रुक जा लर्नर, रुक जा। तो कैन इट की कॉल डीम्ड? हाँ, बट क्यों है? यस वी आर कॉलिंग इट डीम्ड, बट क्यों? मैं अभी लिखवाया क्यों नहीं नालायक को, ये मैं लिखवाऊंगा नीचे तक, तुम्हें क्लैरिटी मिले कि क्यों इसे मैं डीम्ड कह रहा हूं। रट्टा नहीं मारना, लोगों को समझ के पढ़ा करो। अगर मैंने अब तक डीम वर्ड यूज नहीं किया तो क्यों नहीं किया? कोई क्लैरिटी नहीं मिली तुम अभी तक कि डीम क्यों कहा जा रहा है इसको। अब बताऊंगा डीम क्यों कहते हैं, तब लिखना उसके बारे में चार्ट में। चार्ट का पर्पज है सीक्वेंस ध्यान रखना। ओके, आगे आओ। तो वर्ड है लिखो, ये पर्पज कौन सी इंफॉर्मेशन? द फर्स्ट इज कॉल, लिखो इंफॉर्मेशन अबाउट एनी चार्ज क्रिएटेड अगेंस्ट असेट। अगर अगेंस्ट असेट वर्ड नहीं भी लिखते हो तब भी इट इज अंडरस्टूड गाइज कि चार्ज का मतलब यही है भैया कि लोन के अगेंस्ट में सिक्योर असेट्स को गिरवी रख दिया आपने, सिक्योर कर दिया, है ना? एग्जैक्टली। तो ये बन गया हमारा पहला। नंबर 2, क्या किसी भी तरीके की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंजमेंट आया तो लिखोगे नहीं लिखोगे? टेल मी गाइस, एनी चेंज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंजमेंट आया तो यू कैन यूज द वर्ड पोजीशन। एनी फाइनेंशियल पोजीशन, कब से कब तक भैया? बोला फ्रॉम फर्स्ट इश्यू टू सब्सिक्वेंट इश्यू।
जब कर रहे हो उन दोनों के बीच के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा, उसकी इंफॉर्मेशन भी दो हमको। चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन अब देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा। इसके बाद में अब बताओ, अगला बताना मुझे। अगला क्या इसके अलावा कुछ और भी टर्म्स कंडीशन अगर सेबी चाहे तो लगा सकता, नहीं लगा सकता, क्योंकि सिक्योरिटी पार्ट तो उसके हाथ में ना भाई, सेबी। बताओ ना मुझे, इसके अलावा भी कोई और रिक्वायरमेंट सेबी अगर किसी कंपनी पे डालना चाहे, इंपोज करना चाहे तो डाल पाएगा, नहीं डाल पाएगा? तो लिखो यस, एनी अदर रिक्वायरमेंट या रेगुलेशन imposed by SEBI, even if you do not want to write the word imposed by SEBI, you can write the word instead of that may be prescribed. Any other regulation, कौन सी शॉर्ट में वर्ड यूज कर लो, प्रेस्क्राइब्ड। तुम्हारे लॉ में कुछ शब्द ऐसे हैं जो तुम्हारा पूरा गेम घुमा देते हैं भाई, लाइक प्रेस्क्राइब्ड, प्रोवाइडेड दैट। प्रेस्क्राइब्ड वर्ड कहां काम कर रहे हो, मतलब तुम कह रहे हो हमें डेट या टाइम याद नहीं है, वी आर यूजिंग प्रेस्क्राइब, प्री डिस्क्राइब को बोलते हैं कि लॉ में जो लिखा है हम वो वाली बात कर रहे हैं। तो अगर कुछ याद नहीं आ रहा, प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड, प्रेस्क्राइब पीरियड, रिमेंबर प्रेस्क्राइब मोड, तुम्हें नहीं पता, यू कैन यूज दी वर्ड प्रेस्क्राइब एज योर हथियार, वेपन है तुम्हारा एक तरीके से। यस, हाँ बलवंत, एग्जैक्टली स्ट्रेंथ वीकनेस, हाँ वो इसमें आ गया ना बेटा, पूरा पार्ट कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी कंपनी कब अलाउ करेगी कब नहीं करेगी, सब इसके अंदर आ गया। डन गाइस, तो किसके लिए था, अब ये बात आ गई। अभी तक भी मैंने इसको डीम नाम नहीं दिया, अब नाम दूंगा, डीम क्यों दूंगा सुनना ध्यान से। ये क्लियर है गाइस, क्या बन गया वाला पार्ट, आगे बढ़ाओ। अब आया फोर्थ के फिफ्थ लिखता हूं, ये फोर्थ चल रहा है, भूलना मत, यहाँ कभी कभी हमें ना बताया, ये फोर्थ है, ये थर्ड है, ये सेकंड था, रिमेंबर ऑल द प्रोविजन, ये फर्स्ट था। अब लिखता हूं मैं किसके ऊपर, फिफ्थ पे आता हूं। अगला लिखो कौन सा, तो नोट करो पांचवा प्रोविजन क्या कहता है। एक बात पूछूंगा, बताना, फिर मैं चार्ट बनाऊंगा इसका, ठीक है। कैन यू प्लीज टेल मी गाइस, आपने अभी जो कहानी देखी ऊपर, ये वाली जो तुम्हें कहानी देखी ऊपर, ये वाली कहानी देखी, मुझे एक बात बताओ, पहली बार के बाद में दूसरी बार सिक्योरिटी इशू की गई तो आपने कहा कि सर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सबमिट करना पड़ेगा, किसको, आरओसी को, ठीक है, ओके, आंटी को सबमिट करना पड़ता है। बट मुझे एक बात बताओ, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, जितनी बार तुम सिक्योरिटी इशू करोगे, क्या उतनी बार तुम्हें इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सबमिट करना पड़ता है, यस और नो, टेल मी। क्या जितनी बार सिक्योरिटीज को इशू किया जाएगा, क्या उतनी ही बार इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सबमिट करने की आवश्यकता है, हां या ना, हां या ना, टेल मी। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, क्या जितनी बार, पहली बार के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, मैं तुम्हारे कंसेप्ट चेक कर रहा हूं जो तुम पढ़ चुके हो, क्लास देख चुके हो नालायको, यहां तो चार्ट के थ्रू पूछ रहा हूं तुम्हारे थ्रू, बताओ यस और नो। सेल्फ नेट, अंजलि, सौमित्रा, प्रज्ञा, हाँ लर्न मिलर कह रहा है सर योर क्लासेस इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर ऑल लर्नर, थैंक यू। हाँ जी बलवंत, यस सर, सबने कहा यस 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 यस। अभी कुछ नालायक कह रहे हैं, अभी रुक जाओ, टाइप करेंगे नालायको, यस एग्जैक्टली करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बताओ मुझे, तो खाली एक बार बताओ, अगला क्वेश्चन मेरा है, ये क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन, क्या सिर्फ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ही सबमिट होगा या साथ में वो प्रोस्पेक्टस जो आपने मेनली बनाया वो भी अटैच होगा? अब बताओ, मतलब सेकंड बार, थर्ड बार, फोर्थ बार। अब पब्लिक तो नहीं है ना भाई, यहां जो लोग आएंगे वो नए हो सकते हैं कि नई पब्लिक थे, यहां लोग आए नए पब्लिक हो सकती थी, उन्हें थोड़ी पता है किसी चीज के बारे में, तुम्हारे बारे में। तो जितनी बार भी तुम अगले अलग अलग इश्यू करोगे और नई नई पब्लिक तुमसे जुड़ेगी, कैन यू प्लीज टेल मी, उन्हें थोड़ी पता है कि तुमने पहली बार में क्या इश्यू किया था? बोला नहीं। तो मुझे बताओ, तो तुम्हारे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के साथ में शेल प्रोस्पेक्टस अटैच होगा नहीं होगा? सर अटैच होगा। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ, तुम कहना चाहते हो कि सेल प्रोस्पेक्टस तो कॉमन है, एसपी 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 तो कॉमन है सर, ओनली इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो साथ में आईएम जुड़ रहा है दैट विल बी चेंज, है ना? टेल मी, एसपी तो कॉमन है, बट जो बदल गया वो कौन है? वो है IM1, सॉरी IM1 पहले नहीं आएगा, IM1 नीचे, ये बना IM1 पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। तो सेल प्रोस्पेक्टस के साथ में इंफॉर्मेशन में अटैच करना पड़ता नहीं पड़ता? एग्जैक्टली सौमित्र, एग्जैक्टली द वर्ड एनेक्स सिंपली मींस अटैचमेंट को बोलते हैं, जोड़ना पड़ता है, संलग्न करना पड़ता है, एग्जैक्टली। तो लिखो वर्ड, लिखो पांचों प्रोविजन, लिखो एवरी टाइम, ये फॉर द सेकंड
और सब्सिक्वेंट, फॉर द सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट इशू। फर्स्ट की बात नहीं कर रहा हूं, आप ध्यान रखना, मैंने वर्ड ही लिखा है सेकेंड और सब्सिक्वेंट इशू के लिए। तो लिखो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम शैल बी अटैच्ड। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो तुम बना रहे हो हर बार, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम शैल बी अटैच्ड। अटैच लिखो, यू कैन यूज द वर्ड एनेक्स्ड। एनेक्स लिखो या अटैच लिखो, मतलब सेम है बेटा इसका मतलब। शैल बी अटैच्ड, जितनी बार भी तुम इशू करोगे किस अटैच विद दी, अकेला जाएगा क्या? अकेला थोड़ी जाएगा, कह रहे साथ में लेके जाऊंगा किसको? विद दी शेल्फ प्रोस्पेक्टस, जो तूने पहली बार इशू किया उसके साथ अटैच होगा। तो वर्ड है क्या? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को अटैच करना पड़ेगा किसके साथ में? शेल्फ के साथ में। तो माय क्वेश्चन इज गाइज, यहां पर जितनी भी बार तुम इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को अटैच करोगे तो वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सेकंड, थर्ड और सब्सिक्वेंट के लिए क्या कहलाएगा? अब बताओ क्वेश्चन। जितनी बार भी तुम ये अटैच करोगे, उतनी बार, जितनी बार अटैच होगा उतनी बार वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट है, नया इशू करेंगे डॉक्यूमेंट है। तो जब सेकंड बार, थर्ड बार, जितनी बार भी कर रहे हो तो वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा? उसे कोई लॉ में नाम दिया गया है क्या? उसे भी प्रोस्पेक्टस ट्रीट किया जाएगा क्या? वो भी प्रोस्पेक्टस का हिस्सा माना जाएगा? यस और नो? वेरी गुड सेल्फमेड, अब आएगा ना आंसर, इसलिए मैंने कहा था रुको। हाँ बताओ बताओ, क्या अब मिली क्लैरिटी? यस, इसे बोलते हैं, लिखो सच इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम विल बी टर्म्ड एज, सच इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, शॉर्ट में लिखेगा, शॉर्ट में लिखते हैं सच आई एम। आप एग्जाम में शॉर्ट में मत लिख के ना ध्यान रखना बेटा, ठीक है? मैं शॉर्ट में यहां पे लिख रहा हूं चार्ट के पॉइंट से। सच इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम लिखो शैल बी ट्रीटेड एज, उसे क्या ट्रीट करेंगे? शैल बी ट्रीटेड एज, क्या बोलेंगे? इसे ट्रीट करेंगे क्या? इसे ट्रीट करेंगे क्या? लिखो डीम्ड प्रोस्पेक्टस, लिखो ट्रीटेड एज डीम्ड प्रोस्पेक्टस। तो क्या मुझे कोई ये बताएगा कि क्या मैंने डीम्ड का मीनिंग बताया था आपको? ये डीम्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? तो डीम्ड वर्ड का मतलब हर जगह एक ही होता है, जो मैंने पहले लिखवाया था, लास्ट में लिखवाया था। डीम मतलब माना जाएगा, दिखाता हूं, लिखवाया था मैंने, डीम्ड प्रोस्पेक्टस लिखा हुआ है, जो ऊपर लिखा था फर्स्ट क्लास में, ये यहां पर भी क्या कहलाएगा? इसी को बोलते हैं, लिखो माना जाएगा। यू कैन राइट दी वर्ड इन हिंदी ऑल्सो, ताकि जिनको इंग्लिश विद हिंदी याद रखना हो याद कर सकते हैं भैया। कैसे? लिखो माना जाएगा, इसका मतलब है माना जाएगा। बताओ भाई लोगों, क्या ये चार्ट बन गया? यस और नो? क्या ये चार्ट बन गया? हाँ, यस और नो? और ऐसा नहीं है कि यहां मीनिंग बदला है। डीम्ड वर्ड तुम्हें लो में कहीं भी दिखे, दैट सिंपली मीन्स बेटा माना जाएगा, माना जाएगा। रिमेंबर? ओके, डन 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 डन, ओके 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 ओके, चले। तो ये हो गया हमारा सेल्फ प्रोस्पेक्टस की कहानी और उसका चार्ट। अब एक क्वेश्चन मेरा और आता है इसके ऊपर, अगर किसी पर्सन ने कंपनी को पैसा दिया था, सुनना, फर्स्ट इश्यू में, सेकंड इश्यू में, थर्ड, हाँ बेटा बलवंत, टैक्स में भी ये वर्ड मतलब ये होता है, डीम का मतलब माना जाएगा। टैक्स इज ऑल्सो टैक्सेशन लॉज बोलते हैं बेटा, द प्रॉपर मीनिंग ऑफ योर सब्जेक्ट। टैक्स का मतलब टैक्सेशन लॉज, रिमेंबर? तो टैक्स मतलब क्या है, लॉ मतलब क्या है, समझ रहे हो? लीगल प्रोविजन की बात कर रहे हो। क्वेश्चन ही आया, अगर कंपनी ने जब सिक्योरिटी इशू की थी और उस टाइम पर अगर किसी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी भेज दिया था, तो मतलब बताऊं, मतलब दिखाता हूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं। लेट मी आस्क वन क्वेश्चन, फिर खत्म होगा ये प्रोस्पेक्ट पूरा हो जाएगा, फिर पूछ खत्म होगा। तो मेरा क्वेश्चन है, इसको मैं लिखूंगा इस डब्बे के अंदर, ठीक है? ये डब्बा मेरा है, अब इस डब्बे में कहानी लिखने वाला हूं, बट मुझे तुमसे उस बारे में जानना है पहले। लेट मी चेक योर कंसेप्ट्स, तुमने कितना पढ़ा इस बारे में, ठीक है? गाइस प्लीज टेल मी, एक बात बताना मुझे सारे यहां पर जो ऊपर कहानी मैंने डिस्कस की, ये वाली दिख रही है, ये डिस्कस की, ओके ठीक है। अब सुनना, मैंने कहा प्लीज हर बच्चा रिप्लाई करेगा जाने, हाँ ऑब्वियस, टैक्स बोले तो विनीत सर बेटा, हाँ हाँ, टैक्स का मतलब टैक्स के बादशाह विनीत सर, यस बेटा। अब सुनो ध्यान से, यहां पर जो मैं बात कर रहा था प्रोस्पेक्टस के बारे में,
मेरा क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या था? कंपनी सेकंड टाइम, कंपनी सेकंड बार में, अब बात समझना, कंपनी तो भैया पहले ही बता चुकी होती है, कंपनी तो पहले ही बता चुकी होती है कि कब कब वो सिक्योरिटी इशू करेगी, है ना? हाँ सर, बता चुकी है। अब मुझे बताओ, सेल प्रोस्पेक्टस को देखकर अगर किसी ने इसका पैसा भी भेज दिया और किसी ने ये 5,000 जो 5 अगस्त को इशू होना था उसके भी इस बिहाफ पर भी कोई एप्लीकेशन या अलॉटमेंट मनी एडवांस भेज दिया, इफ एनी एडवांस अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी फॉर द सेकंड और थर्ड इशू, पैसा पहले आ गया, बट बाद में जब कंपनी को पता चला, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम देख के, कंपनी को नहीं, शेयर होल्डर को पता चला कि इंफॉर्मेशन देख के, IM देख के कि अरे ये तो कुछ और ही कर दिया, कंपनी ने लोन ले लिया, और ये जो नए लोग थे अगर ये खुश नहीं होते, अरे नहीं हमने तो सोचा, एग्जांपल मानो ना, तुम एडवांस में तैयारी कर रहे हो कि ओहो कंपनी बड़ी अच्छी है, मैं अगली बार कभी पैसा तुम्हें अभी दे रहा हूं एप्लीकेशन मनी, रिमेंबर? तो अब हुआ क्या, पैसा तो कंपनी के पास चला गया, तो अब क्या हुआ, जब कंपनी ने अपने टाइम पर इसका इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सबमिट किया तो उसमें लिखा हुआ था कंपनी ने तो भैया लोन लिया है और लोन है कंपनी की सिक्योर्ड असेट के ऊपर। तो ये बात सुनकर एक शेयर होल्डर जिसने एडवांस पैसा दिया था वो हो गया नाखुश, बोले मैं खुश नहीं हूं। तो जो नाखुश शेयर होल्डर है, मतलब डिसेंटिंग शेयर होल्डर है, क्या उन्हें उनका पैसा वापस किया जाएगा, यस और नो? क्वेश्चन ये मेरा, बताओ क्या उन्हें उनका पैसा वापस किया जाएगा, यस और नो? मेरा क्वेश्चन ये है, उन्हें उनका पैसा वापस होगा, हाँ या ना, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा? भुवन बताइए, भुवन, बलवंत, आयुषी, इशिका बताइए, सौमित्रा, प्रज्ञा, तुलसी, बोलो बोलो, कालीचरण नालायक बता कहां गया, रिप्लाई कर। सेल्फनेट, सौमित्रा, अंजलि, यस सर, सेल्फनेट, हाँ जी, होगा। लर्नर, यस सर, बहुत अच्छे, होगा। हाँ, एंटाइजर कह रहा कौन कौन 25 देगा, जो सारे बैठे हो 25 देंगे, हाँ यस, और शानदार तरीके से देंगे, हाँ जी यस सर, वो भी वेरी गुड, इंटरेस्ट के साथ में, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, लाजवाब बेटा सेल्फ, यस हाँ इसी। चलो तो लिखो, एग्जैक्टली, मतलब तुम्हारे कंसेप्ट सही चल रहे हैं, शाबाश, पढ़ाया हुआ कामयाब आ रहा है, आओ लिखो। तो लिखो बेटा, नोट करो, लिखो, इफ, ये नोट, इट इज ए नोट, ठीक है, इफ एनी एडवांस अमाउंट, एडवांस का मतलब ये है आगे का पहले पैसा मिल गया तुमको, ठीक है, इसको एडवांस ही बोलते हैं, ठीक है, एडवांस अमाउंट, वेदर चाहे वो एप्लीकेशन का हो या अलॉटमेंट का हो, एडवांस अमाउंट रिसीव्ड, अगर एडवांस अमाउंट रिसीव हो गया बाय द कंपनी, लेकिन सुनना आगे, लेकिन आफ्टर इशूइंग इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, पूरा लिखना ध्यान से, बट आफ्टर इशूइंग इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, बट इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू करने के बाद, फिर बाद में इशू होगा ना, हाँ बाद में इशू होगा, कंपनी तो अपने प्रोसेस से करेगी ना भैया, तुमने पैसा एडवांस दिया, तुमने दिया, तुम्हारी गलती है। अब जब इन्होंने इशू किया तो उस टाइम पर कुछ बंधु ऐसे थे जो बोले हम तो सहमत नहीं है इस बात से, मतलब जिन्होंने पहले पैसा दिया था एडवांस वाला, तो कौन से, जो शेयर होल्डर थे, कौन से वाले लिखूं, डिसेंटिंग शेयर होल्डर, देखो, इफ देयर इज देखो डिसेंटिंग शेयर होल्डर, मतलब शादी में आने वाले फूफा जी जो मुंह बना के बैठते हैं ऐसे करके, मैं नहीं, वही वाले हैं। इफ देयर इज डिसेंटिंग शेयर होल्डर, अगर कोई डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स निकल के आते हैं तो क्या उन्हें एग्जिट ऑप्शन दिया जाएगा, आंसर इज यस, मिलेगा सर, उन्हें तो एग्जिट ऑप्शन मिलेगा, धक्के खाने का ऑफर मिलेगा कि धक्के खाओ और निकलो, क्या हुआ सर, उन्हें एग्जिट ऑफर दिया जाएगा, एग्जिट ऑफर दिया जाना चाहिए। तो एग्जिट ऑफर जब मिलेगा तो एग्जिट ऑफर के साथ में क्या उन्हें पैसा रिफंड मिलेगा, हाँ मिलेगा, क्योंकि डिसेंटिंग का मतलब एग्जिट ऑफर दिया था आपने उनको, रिमेंबर? तो क्या होगा, मनी विल बी रिफंडेड, उनका पैसा उनको रिफंड किया जाएगा, उनका पैसा उनको लोग कहता है रिफंड किया जाएगा। समय अवधि भी है, कितना टाइम बेटा, लिखो विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज, 15 दिनों के अंदर अंदर, 15 दिनों के अंदर अंदर। अब मुझे
15 दिन में अगर नहीं किया तो इसे लो का कॉन्ट्रावेंशन माना जाता है। कॉन्ट्रावेंशन में क्या होगा? अलोंग विद द इंटरेस्ट, तो पैसा देना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, अलोंग विद द इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट रेट क्या होगा? मार्केट का प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी टर्म्ड एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेट्स सपोज अगर मार्केट का रेट आ जाए 13.5% लोन के ऊपर, तो वो देना पड़ेगा साथ में। हाँ, बलवंत कह रहा सर मेरे फूफा जी तो नोट उड़ाते हैं। हाँ बेटा, सबके फूफा जी ऐसे नहीं होते ना। हाँ हाँ, ये कहावत है ना, कहावत है, शादी बिगाड़े फूफा जी। हाँ वो कहावत है, सारे थोड़ी होते। मेरे तो बहुत अच्छे हैं, मेरे खुद के अच्छे, मैं क्यों बोलूं भैया। हाँ, कभी देख रहे हो मुझे, आपके बारे में फूफा जी बात नहीं कर रहा मैं, आपके बारे में नहीं कर रहा। हाँ जी, एंड ऐसे कह सर सेल्फ स्टडी से क्लियर हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता ना, क्यों नहीं हो सकता? बता, टेल मी, हु इज टेलिंग यू सेल्फ स्टडी से कोई बच्चा क्लियर नहीं होता? क्यों नहीं होता? इतने सारे बच्चे हैं। इस बार जो रैंक आई थी, आई थिंक AIR 28 जो थी इंटर की, 28 आई थिंक, मैं अगर एग्जैक्ट सही बोल रहा हूं उस टाइम पे, तो दैट स्टूडेंट इज बेसिकली, समझो यार, उसने लास्ट में स्टडी स्टार्ट की, उसने प्रॉपर एक कंटिन्यू किया, एक प्रॉपर फ्लो बना के रखा, रैंक ले आया। भाई कैसी बात कर रहे हो तुम? हाँ जी, बट रैंक देखो ध्यान से, सेल्फ स्टडी तब कामयाब है जब तुम इतने डेडिकेटेड हो कि तुम बैठ सको। अगर नहीं हो तो तुम्हें क्लासेस लेनी पड़ती हैं, फिर समझ रहे हो ध्यान से, तब पढ़ाई तुम्हारी अच्छी से होती है। हाँ, लो का बेस्ट टीचर को नितिन सर ऑफ COC एजुकेशन लर्नर। बेटा मैं शर्मा जाऊंगा, मैं ऐसे से कर लूंगा, ऐसे बोलेगा तो। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। बताओ, डन गाइस? बोलो बोलो, नसीब की बात अंजलि नालायक कह रही है। चले आगे बढ़े। तो गाइस ये खत्म होता हमारा शैल प्रोस्पेक्टस, इसके चार्ट हमारे बन चुके हैं। तो होपफुली आपको इसके चार्ट में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अच्छा ही बन गया हमारे पास तो, है ना। आओ चले, अब आता नेक्स्ट इज कॉल रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, सेक्शन नंबर 32। पढ़े? हाँ जी। एंटाइसर इज आस्किंग सर कितने घंटे पढ़ाई करें? एंटाइसर, ये क्वेश्चन ही गलत है। डू यू नो दिस बेटा? दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। बाकी से पूछ के देख, ये क्वेश्चन रॉन्ग है बेटा, क्योंकि इट इज नॉट फिजिबल कि जितनी तुम्हारी पढ़ने की कैपेसिटी है सबकी वैसी हो। तुम्हारी कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, तुम्हारी ज्यादा हो सकती है। पॉसिबल है ना कि सबका पोटेंशियल इक्वल है? नहीं सर। हो सकता है कोई चीज मैं पढ़ता हूं मुझे 10 मिनट में याद हो जाती है, और मतलब कोई बच्चा पढ़ रहा हो उसे घंटे में याद हो। ये पॉसिबल है अगर कोई चीज मैं पढ़ रहा हूं मुझे घंटा लगता हो, तुम्हें 5 मिनट लगती हो। पॉसिबल तो अलग अलग है भैया। तो इट विल बी डिसाइडेड बाय ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि उन्हें कितना टाइम डिवोट करना है। तो मैं तो भैया पढ़ाई ऐसे करता रहा अपनी कि मैं कभी घंटे देख के नहीं पढ़ा। मैं पढ़ा ये देखकर कि मैंने अगर ये टॉपिक उठा लिया, आज ये खत्म होगा, ये जल्दी होगा तो एंजॉय करूंगा, पार्टी करूंगा, चीजें भी दिखाऊंगा। लेट हुआ तो रात हो जाए, सुबह हो जाए, मैं पढ़ता रहूंगा उस चीज को। दिस इज वाई दिस वाज माय प्रिपरेशन पैटर्न, ये मेरा तरीका। बलवंत लो वाले बाबा जी, हाँ ये तो नाम नलायक को तुमने दिया, नलायक को। हाँ ऐसा बनाया नाम, लो वाले बाबा जी बना दिया। चलो हाँ चल रहे, उस केस में नहीं होता बेटा नॉर्मली, ठीक है। ओनली इट इज प्रेस्क्राइब। सेल्फ में याद रखना, 15 दिन में नेट इंटरेस्ट कब मिलेगा? अगर प्रेस्क्राइब किया गया उस केस के अंदर, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अगले पे आता हूं। नेक्स्ट इज कॉल्ड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, सेक्शन नंबर 32। तो दिस वाज सेक्शन नंबर 31, यू कैन राइट ऑन द टॉप, इसके ऊपर लिख सकते हो। दिस इज सेक्शन नंबर ए पार्ट एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन नंबर 31। अब आता है सेक्शन नंबर 32 के ऊपर। तो नंबर 2 हमारे पास बनता है, दिस इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। छोटू सा पार्ट जल्दी खत्म हो जाएगा। मेन था सेल्फ वाला, ध्यान रखना, मेन सेल्फ वाला ही था बेटा। तो बी आया हमारे पास में, देखो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग, हियरिंग नहीं हैरिंग है ये, हैरिंग प्रोस्पेक्टस। अब मेरा क्वेश्चन ये आया कि ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है। अब बहुत सारे बच्चे अगर सेल्फ स्टडी कर रहे थे, पेड वालों में जो दिक्कत नहीं है, गारंटी शोरूम, पक्का गारंटी शोरूम, क्लास में पूरा ढंग से पढ़ाया पूरा पार्ट मैंने, ठीक है। भाई क्वेश्चन इज हियर कि नॉर्मली अगर पूछूं कि रेड हेरिंग के बारे में होता क्या है, रेड हेरिंग रिमेंबर कह रहा जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती, क्वांटम मतलब क्वांटिटी के बारे में और प्राइस के बारे में, और कंपनी इसे इशू करती है, रिमेंबर कब? मेन इशू करने से पहले 3 दिन पहले कम से कम इस रजिस्ट्रार को सबमिट करना होता है। ये सब कुछ आपने पढ़ा है, सेम भी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, सेम प्रोविजन पे अप्लाई होंगे। बट माय क्वेश्चन इज नॉट दैट, माय क्वेश्चन इज डू यू रियली नो कि व्हाट इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस? क्या सच में पता है? हाँ भुवन नलायक नहीं, इट इज नॉट आफ्टर, इट इज प्रायर। ये प्रायर है बेटा, पहले इश्यू होता है।
इट इज नॉट आफ्टर, या आफ्टरवर्ड लिखने का मतलब तुम्हारा आंसर गलत हो गया ऑटोमेटिकली। हाँ अंजलि, एग्जैक्टली अंजलि, इट इज नॉट ओनली शॉर्ट नोट। सुनो ध्यान से, कंपनी कह रही है, सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो फिर चार्ट बनाएंगे इसका। कंपनी कह रही है भाई देखो बात ऐसी है सर, मैं सेबी को, किसको बोल रही है, सेबी को बोल रही है, सुनो ध्यान से, कंपनी सेबी को बोल रही है, सेबी जी सुनोगे मेरी बात, हाँ सुनाओ सुनाओ सुनाओ। बोला सेबी जी मुंह मत फुलाओ, हमारी कंपनी अपना मेन प्रोस्पेक्टस इशू करने वाली है। हमारी कंपनी आज से 3 दिन बाद या 10 दिन बाद सिक्योरिटी इशू करेगी, लेकिन मैं आपको पहले से हमारी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हमारी कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन, हमारी कंपनी की इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो, उन सब की इंफॉर्मेशन आज ही सबमिट कर रही हूं। क्यों? बोला ऐसा क्यों कर रही हो? कौन पूछ रहा है? सेबी पूछ रहा है। बोला ऐसा क्यों कर रही हो? तो मैंने बोला सेबी ऐसा इसलिए कर रही हूं कि हमने अभी तक प्राइस डिसाइड नहीं किया, हमने डिसाइड नहीं किया कि व्हाट इज द एग्जैक्ट प्राइस, व्हाट विल बी द एग्जैक्ट प्राइस ओवर शेयर, बट हम चाहते हैं कि पब्लिक के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि कंपनी कैसी है, ये कंपनी कैसी है, कंपनी सिक्योरिटी इशू करने वाली है। तो गाइस एक बात नोटिस करना तुम लोग, रियलिटी में भी, सच्चाई में भी, वास्तविकता में भी। एग्जांपल लेट मी शो यू समथिंग, अगर तुम्हें विजिबल हो जाएगा तो मैं दिखाऊंगा वो चीज तुमको। लेट सपोज मैं एक स्टॉक मार्केट की एप्लीकेशन ग्रो खोल रहा हूं, ठीक है, ग्रो, ओके, ये ग्रो ओपन कर रहा हूं, विजिबल हो रहा है? बताना मुझे, टेल मी, दिख रहा है? विजिबल हो रहा है तुमको? ग्रो दिख रहा है? कैन यू सी दैट? ग्रो देख पा रहे हो? बोलो बोलो बोलो। ये ग्रो की एप्लीकेशन खोल रखी है मैंने, दिख रही है? दिख रही है? हाँ कोई बात नहीं भुवन, कोई दिक्कत नहीं, बता गलती करो यही करो ना लायको, आगे गलती तो नहीं हुई कम से कम, दिख रही है? अब मैं इसमें गया और मैं जाके देखता हूं स्टॉक्स के अंदर अभी कौन कौन से आईपीओ आने वाले हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे? मैंने स्टॉक में गया, मैं आईपीओ में गया तो मुझे कंपनी के नाम दिख गए। हाँ मेरे पास एंगल है, ठीक है, ओके, कुछ भी है नलायक, हाँ एंजल है, कुछ भी है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो मैंने एक स्टॉक मार्केट एप्लीकेशन खोली, मैंने बोला भाई ठीक है कि आईपीओ में कौन से आईपीओ आ रहे हैं, लेट मी शो यू। मैं स्टॉक्स में गया और मैं आईपीओ में गया तो यहां पे लिखा हुआ है भैया एक कंपनी है क्वालिटी पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लिमिटेड, ये क्लोज हो गया। अपकमिंग दिखा रहा है फैब इंडिया, ओयो, बोट, बजाज एनर्जी, स्टर्स एनर्जी, ये सारी कंपनी वो है जो अपना आईपीओ लाने वाली है, दिख रहा है? ऑल दिस कंपनीज, अगर तुम्हें दिख रहा है विजिबल सुनना, वैसे आइडिया लगा लो, ये सब वो कंपनी है जो अपना आईपीओ लाने वाली है। अब दैट्स मैंने बोला भाई बोट का कब आ रहा है, तो कह रहा है, लिखा हुआ है बोट अपना डेट अनाउंस करेगी, मतलब सुनना ध्यान से, सुनना कहीं ध्यान से, बिडिंग डेट्स येट टू बी अनाउंस, लिखा नहीं अभी, किस दिन होगा वो नहीं बताया कंपनी ने, बट कंपनी ने अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी, कितने का आईपीओ होगा, कंपनी का ओनर कौन है, कौन संभालेगा, स्ट्रेंथ और रिस्क क्या क्या रहने वाले हैं, सब लिखा हुआ है। स्ट्रेंथ क्या है, रिस्क क्या है, रिमेंबर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, टोटल असेट कितनी है, प्रॉफिट कितना कमा रही है, आईपीओ एफओ, ये सब कुछ लिख दिया कंपनी ने पहले से। कैन यू ये सब कुछ जो कंपनी ने लिख दिया बिफोर आईपीओ, मतलब सिक्योरिटी इशू हुई भी नहीं है। तो ये क्या है भाई? ऑल सच इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड एंड विच इज सबमिटेड टू सेबी फर्स्ट, सेबी को मिला, सेबी ने तुमको प्रोवाइड करवा दिया, ये क्या कहलाएगा अब बताओ? दिस डॉक्यूमेंट विच इज प्रोवाइडेड टू दी, which is provided to SEBI before launching the IPO, what it is, क्या कहलाएगा? वेरी गुड, बताइए मुझे, ये बात नहीं कर रहा अभी मैं, क्या कहलाएगा? टेल मी, क्या इसी को मैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहूंगा, हाँ या ना? सारी इंफॉर्मेशन है, बट क्या प्राइस रहेगा वो इंफॉर्मेशन नहीं है। सब इंफॉर्मेशन है कि 2000 करोड़ का आईपीओ लेके आएंगे, मेंशन है इसके अंदर, सब मेंशन किया हुआ, देखो दिखाता हूं, 2 आईपीओ लेके आने वाले हैं, ये पीडीएफ नोट है इस कंपनी का एमडी कौन है, विवेक गंभीर इसका वो है, क्या प्लान करती है, सब लिखा हुआ है। क्या ये जो चीजें इंफॉर्मेशन है, इज इट टर्म्ड एज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस? अब बताओ मेरे को जवाब। रट्टा क्यों मारो ना लायको? इसलिए बोलता हूं लो रट्टा मारने की चीज नहीं है, एग्जैक्टली अप्लाई हो रहा है, एग्जैक्टली अप्लाई हो रहा है, यस सर, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। वेरी गुड, बीडिंग बाद में बताएगी, वेरी गुड, समझ में आया ध्यान से क्या बोले जा रहा था मैं? अब मिली क्लैरिटी? अब मारोगे रट्टा क्या होता है? ये सब बताने वाला बंद, लोड साइज क्या रहेगा, सब कुछ, प्राइस वगैरह सब बताने वाला है बाद में। रिमेंबर, अभी अनाउंस नहीं किया कितना मिनिमम होगा, कितना, कुछ भी अनाउंस नहीं करके उन्होंने, बस इंफॉर्मेशन दी अपने बारे में। वेरी गुड, तो लिखो यही है बेटा, तो लिखो कौन सा भैया? जो डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी, प्राइस और सिक्योरिटी, बट कंपनी ये आपको इश्यू करती है किसको? मेन से पहले। रिमेंबर 3 दिन पहले, मिनिमम, कम से कम मिनिमम 3 डेज पहले, ये तो बहुत टाइम पहले कर दिया इन लोगों ने,
बट कम से कम 3 दिन पहले ये आ जाना चाहिए, रिमेंबर। उसके बाद में ओके करना पड़ेगा, और आपको क्लोजिंग के टाइम पर ये आरओसी को सबमिट करना पड़ता है, सेबी को सबमिट करना पड़ता है। वेरिएशन आएंगे तो उसको वैसे ही ट्रीट करोगे जैसे मेन प्रोस्पेक्टस में वेरिएशन आते हैं। यस, प्राइस सब बता दिया बेटा, एग्जैक्टली। तो लिखो, नोट करते हैं क्या बोलेंगे। आओ इसका चार्ट बना लो, आओ इसका चार्ट बना लो। चार्ट नहीं बोल रहा मैं, चार्ट कह रहा हूं, चार्ट। हाँ, हमें समझ गए सर, आपकी भावनाएं समझते हैं हम इतने प्यारे बच्चे हैं। तो लिखो, तुम तो प्यारे बच्चे हो, हम बड़े हो गए। नहीं, तुम बच्चे हो, हम बड़े हो। तुम बच्चे कहते बच्चे हो, हाँ, छोटे बच्चे हो। हाँ चलो आओ, तो मैं भी छोटा, तुम भी छोटे है ना। हाँ आओ, लिखो फर्स्ट। तो व्हाट इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस? सिंपली मींस ए प्रोस्पेक्टस which does not provide complete particulars, जो वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। इट डज नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कौन सी वाली भैया? प्राइस के रिगार्डिंग और क्वांटिटी के रिगार्डिंग। प्राइस और क्वांटिटी के रिगार्डिंग, क्या प्राइस रहेगा, कितनी सिक्योरिटी कितने अमाउंट की होगी, ये सब इसमें मेंशन नहीं होता। बताओ दिखा क्या तुमको? किसी का भी नहीं दिखेगा बेटा। जो आने वाला है, जिस दिन आएगा उस दिन दिखेगा तुम्हें कितना निकाला उसने प्राइस। ठीक है। हाँ, हम तो प्यारे, वेरी गुड बलवंत, गाना गाया तुमने, क्या बात, कितना अच्छा बच्चे ने गाना गाया उसने। हम तो प्यारे बच्चे हैं, है ना। आओ नंबर 2, अगला क्वेश्चन मेरा। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर अगर ये चीजें नहीं होती तो ये सबमिट क्यों कर, ये कंपनी दे किसको रही है? टेल मी। कंपनी को ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी किसको होती है? बेसिकली क्या है मतलब, लिखो नंबर 2, इट इंक्लूड्स बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस मैन, अपने बजट की मेंशन किसको देनी पड़ती है? लिखो शैल बी सबमिटेड, शैल बी सबमिटेड। किसको देगी भैया? ये देगी आरओसी को, आरओसी देगी सेबी को। दोनों ले हम लिख दो, सबमिटेड टू आरओसी एंड सेबी। मेन तो सेबी को ही होता है, पर्पस सेबी होता है इसका। आरओसी एंड सेबी, आरओसी एंड सेबी। मिनिमम कितने दिन पहले बताना मुझे, मिनिमम कितने दिन पहले जाएगा बताना। मिनिमम टाइम पीरियड कितना है? व्हाट इज द मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ सबमिटिंग दिस प्रोस्पेक्टस? हाँ, आरओसी एंड देंगे, वेरी गुड। कितना बोला? एटलीस्ट, ये लिखो, पहले लिखो, दिन बाद में लिखे, पहले लिखो किससे पहले जाएगा। लिखो प्रायर टू इश्यू ऑफ मेन प्रोस्पेक्टस। कंपनी अपना मेन वाला इश्यू करे उससे पहले कंपनी को यह इश्यू करना पड़ता ही पड़ता है। बताना पड़ेगा मार्केट में कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, जल्द जल्द आ जाएगा, इसलिए बताना पड़ता है। ठीक है। तीसरा ने क्या पूछा? कितने समय का टाइम पीरियड माना जाएगा? कितने दिन पहले? यहां तो बहुत जल्दी कर दिया, बट नॉर्मली मिनिमम टाइम कितना है बेटा कि उसके बाद नहीं कर सकते? बोला एटलीस्ट कितना? एटलीस्ट प्रायर टू 3 days, एटलीस्ट प्रायर टू 3 days। और एग्जाम में इस 3 दिन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एटलीस्ट कितने दिन पहले इश्यू होता है मेन प्रोस्पेक्टस से? तो आंसर है एटलीस्ट 3 दिन पहले गैप होना चाहिए। 3 दिन गैप कौन सा? एटलीस्ट प्रायर टू 3 days। कब बेटा? यू कैन यूज द वर्ड बिफोर इश्यूइंग मेन प्रोस्पेक्टस, बिफोर इश्यूइंग मेन प्रोस्पेक्टस, मेन प्रोस्पेक्टस। मेरा अगला प्रश्न है कि जैसे मेन प्रोस्पेक्टस के ऊपर जो रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं, लीगल मैटर्स क्या क्या हैं, पनिशमेंट वाली बातें आएंगी, अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, कल परसों पढ़ेंगे इस बारे में कि कौन कौन सी पनिशमेंट है मिसट्रीटमेंट के नाम की, प्रमोटर डायरेक्टरी क्या पनिशमेंट है, फ्रॉड का सेक्शन 447 यहां पढ़ने को मिलेगा तुमको कि 10 साल तक की जेल होगी। रिमेंबर, ये सब जो चीजें प्रोविजन हैं, क्या वो सारे प्रोविजन जैसे मेन प्रोस्पेक्टस पर अप्लाई होते हैं, क्या वैसे ही रेड हेरिंग पे भी अप्लाई होंगे? यस और नो? यस बेटा तुलसी, एग्जैक्टली, यस यस, वेरी गुड, ऐड कर रहे एक तरीके से। टेल मी, क्या जैसे मेन पे जो प्रोविजन अप्लाई होते हैं, क्या ये सारे प्रोविजन इसके ऊपर भी एप्लीकेबल है? मतलब ये पूछ रहा हूं भाई कि कल को यहां पर बोट कंपनी ने, या एग्जांपल और कंपनी बोलता हूं, बोट ने या स्नैपडील ने या ओयो ने या फैब इंडिया ने या बजाज ने जो भी इंफॉर्मेशन दी,
अगर वो इस इंफॉर्मेशन में कुछ भी चेंज करना चाहे लॉन्च करने के बाद, तो क्या वो इश्यू जो इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहे, तो क्या वो सारी इंफॉर्मेशन को चेंज करना भी वेरिएशन कहलाएगा? हाँ या ना? क्या उसके ऊपर भी लॉ के एग्जैक्ट प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे कि एसआर पास करो पहले, पब्लिक नोटिस दो पहले, जो पढ़ के आए लास्ट क्लास के अंदर? हाँ ना? टेल मी। दिखाया था ना मैंने कि वेरिएशन करने के प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चेंज थे। वेरिएशन करना है तो भैया अलाउड नहीं है, एसआर पास करो, दिखाया था ना, डिसेंटिंग को पैसा वापस करो, पब्लिक नोटिस दो, वेबसाइट पे छापो, याद आया? तो क्या वो सब चीजें रेड हैरिंग पे भी एप्लीकेबल है? आंसर इज यस, एप्लीकेबल है, ऑब्वियस। इट विल ऑल्सो, ये नाम तो प्रोस्पेक्टस है ना इसका भाई, पीछे तो इसके, समझ रहे हो? यस। हाँ, एमसीक्यू बैंक से कितने परसेंट चांसेस हैं एग्जाम में आने के? कौन से एमसीक्यू बैंक की बात कर रहा है नालायक? इंस्टीट्यूट का मैक्सिमम पेपर का जो होता है मेनली वहीं से उठ के आता है नालायक को। और एक बहुत बड़ा ना बच्चों के मन में शंका रहती है, मैं शंका नहीं बोलूंगा, इसको बोलते हैं क्लैरिटी नहीं है। किस बात की क्लैरिटी नहीं है? क्या मिसकंसेप्शन है पता है आपको? द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन इज कि मॉड्यूल के पीछे जो एमसीक्यू दे रखे हैं ना, इंस्टीट्यूट कहता है उनमें से आएंगे। इंस्टीट्यूट कहता है भाई तुम्हारे सिलेबस में जो कंटेंट दिया है ना, उसमें से कहीं से भी एमसीक्यू बन सकता है। इसका मतलब ये होता है नालायक को। हाँ जी, तो बताइए। यस, वेरी गुड। तो लिखो सेम प्रोविजन, कौन सा? सेम प्रोविजंस एंड रेगुलेशन अप्लाइड ऑन रेड हेरिंग। जितने भी सारे प्रोविजंस हैं मेन वाले, वो सारे रेड हेरिंग पे भी अप्लाई होते हैं। देखो कौन से वाले? सेम प्रोविजन एंड रेगुलेशन, कौन से? ऑफ मेन प्रोस्पेक्टस। ऐसे लिखता हूं, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं। रेगुलेशन कौन से वाले भाई? थोड़ा सा इसको चार्ट में हाईलाइट करो। कौन से वाले? लिखो मेन वाले जो मेन में होते हैं, जो लॉ में लिखे हुए हैं, चाहे वो वेरिएशन हो, पनिशमेंट हो, सारे सारे ऑफ मेन प्रोस्पेक्टस। ऑफ मेन प्रोस्पेक्टस क्या होंगे बेटा? शैल ऑल्सो बी अप्लाइड, शैल ऑल्सो बी अप्लाइड, शैल ऑल्सो अप्लाइड। वो सारे के सारे अप्लाई होंगे कहां पे? ऑन किस पे? बोला रेड हेरिंग के ऊपर। और कहां पे सर? ऑन किस पे? ऑन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट। तो फिर वो चाहे कोई भी हो, ऑन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। बताओ भाई लोगों, क्या ये भी चार्ट समझ में आ गया? और क्या तुम्हारे जो तुमने कंसेप्ट पढ़े वो रिकॉल हुए? यस और नो? चिन 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 खत्म हो गया। हाँ होते हैं बलवंत, कैसी बात कर रहा है बेटा? हाँ बलवंत, 30 में से 28 नंबर कैसे लाए बलवंत? यू शुड आस्क मी, 30 में 30 कैसे लाना? लायक 2 कहां छोड़ दिए तूने? तो दान करके आया तू? ये 2 वैलेंटाइन बांट दिए तूने? क्या वैलेंटाइन डे पे 2 नंबर बांट दिए मैंने? ऐसा नहीं। आई कैन गारंटी यू गाइस, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है प्रॉपर तरीके से। जिस भी बच्चे ने डिटेल में क्लास कवर कर ली है, वो एक भी एमसीक्यू छोड़ के नहीं आया और सारे आंसर एक्यूरेट रहे हैं उसके। ये तुम्हें लिख के दे रहा हूं मैं। तुम्हें जो क्लासेस मिली हुई हैं, तुमने क्लास पूरी कवर कर ली। आई कैन गारंटी यू एग्जाम का सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा, इट्स बीइंग 16 साल तो मुझे पढ़ाते हुए हो गया लोग, ठीक है, 16 ईयर्स मुझे हो चुके हैं, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं जिसने पूरा पढ़ लिया और पढ़ने एग्जाम में नहीं आया। बच्चा मुझे यही बोलता है बाद में कि सर कि हाँ कुछ पार्ट छोड़ गए थे। तो छोड़े क्यों, क्वेश्चन मेरा वो रहता है हमेशा, है ना? यस, लायक बलवंत छावा देखने गए। आयुषी कैसे डाउट भी क्लियर हो गया? एग्जैक्टली आयुषी, बहुत बेनिफिट है बेटा चार्ट बुक के। ये चार्ट बुक लेने का पर्पस ये थोड़ी है, डाउट भी क्लैरिटी मिलेगी, तुम्हारे कंसेप्ट भी रिवाइज हो गए हैंड टू हैंड, तुम्हें बाद में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, समझ रहे हो? बर्डन क्रिएट नहीं हो रहा तुम्हारे पे। तो लो भैया, आज का हमारा टारगेट यही था एंड ये टारगेट हमारा पूरा हो गया। अब मिलते हैं हम अपने पास परसों। और अगर तुम्हें थोड़ा सा भी प्यार मुझसे है, जो तुम्हें पता नहीं है नहीं ना लायक को, तो ऐसा अंगूठे का एक बटन तुम्हें दिख रहा होगा यूट्यूब पे, उसे तोड़ो मोड़ो दबा के मार दो उसको, समझ रहे हो? नहीं दबा दो उसको कैसे न कैसे करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में परसों, और परसों वाली क्लास को अभी से नोटिफाई कर लेना। कोई टाइमिंग हो सकता है पहले ले लूं क्लास तो तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो नोटिफाई करना मत भूलना इस क्लास के बाद में।
थैंक यू वेरी मच गाइस। गाना गाते हैं जाते हैं कौन सा? बाय बाय ओ टाटा सी यू अगेन, और परसों मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय बेटा, बाय, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, बाय, टेक केयर। हाँ अंजलि डाउट भेज दो बेटा मुझे। हाँ। बेस्ट क्लैरिटी इन चार्ट बुक। ओके ठीक है, बाय बाय, सी यू, बाय।